हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि हम जानते हैं 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया और चाइना की झड़प हुई थी। तो इसमें एक काफी वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये कोई नई बात तो नहीं है जहाँ चाइनीज सोल्जर्स हमारे इंडियन टेरिटरी में आकर हमारे इंडियन सोल्जर्स को प्रोवोक करते हैं। ऐसा इन्होंने बहुत बार किया है और ये भी इनका प्लानिंग ही था। इतने बड़े नंबर में आए थे वो 300 सोल्जर्स और जिस तैयारी के साथ आए थे तो ये देखकर तो साफ साफ समझ में आता है कि वो गलती से नहीं आए थे, वो उनकी सोची समझी चाल थी। तो ये इनकी पुरानी आदत है, इन्हें पीस से कुछ एलर्जी है तो ये कुछ न कुछ किसी न किसी वजह से दूसरों की उंगली करते रहते हैं। लेकिन इन्हें भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये 1962 नहीं है, ये 2022 है। यहाँ घुसना तो दूर, अगर उसके बारे में सोचा भी तो उसी डंडे से मार के भगाया जाएगा जिस डंडे से मारकर भगाया गया। लेकिन इन्हें भी ये सोचने की जरूरत है कि ये 1962 नहीं है, ये 2022 है। यहाँ घुसना तो दूर, अगर उसके बारे में सोचा भी तो उसी डंडे से मारेंगे जिससे मारकर भगाया गया था। और दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर पावर है, तो हमने न्यूक्लियर वेपन्स म्यूजियम में रखने के लिए तो बनाए नहीं है। 100 पीस तो है नहीं वो, इनफैक्ट तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ है, तुम्हारा ही हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए बनाया हुआ है। और इनकी एक खासियत है, अभी चाइनीज मीडिया चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि मार पड़ी है ना। अगर यही चीज इन्होंने इंडिया को डिफीट किया होता तो सारे मीडिया चैनल में ये बाराती डांस कर रहे होते। तो ये अपने सिटीजन्स को हिप्नोटाइज करके रखना चाहते हैं। आज के दिनों में चाइना में शी जिनपिंग का काफी विरोध किया जा रहा है। तो जब जब इनके कंट्री में ऐसी सिचुएशन आती है या जब जब वहाँ के लोग बगावत करते हैं तो तब तब ये दूसरे कंट्री में झगड़े करने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगते हैं। ये दिखाने के लिए अपने सिटीजन्स को कि हम अपने देश के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। जितनी टेरिटरी इनके पास है उतनी तो इनसे संभल नहीं रही है और इन्हें और चाहिए। और इनका चाइना का एक फॉरेन पॉलिसी है जिसका श्रेय माओ को जाता है। तो इन्होंने कहा था तिब्बत चाइना का राइट पाम है विद 5 फिंगर्स। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट नाउ नोन एज अरुणाचल प्रदेश। तो कल को ये कहेंगे रशिया हमारा पैर है, यूएसए हमारा सर और पाकिस्तान हमारा बम। तो इस हिसाब से इनके बॉडी पार्ट्स हर कंट्री में फैले हुए हैं, कुछ भी मतलब। खैर, तो चलिए हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स इंडिया के पूर्वी सिरे पर एक डी फैक्टो बॉर्डर पर भिड़ गए, जिसके रिजल्ट में दोनों साइड घायल हुए। इंडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि क्लैश पिछले हफ्ते फ्राइडे को इंडिया के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग सेक्टर में सो कॉल्ड एक्चुअल कंट्रोल लाइन या एलएसी के लिए हुई। In India's Arunachal Pradesh state. चाइना का दावा है कि ये पूरा स्टेट उसके एरिया का हिस्सा है। इंडिया और चाइना दोनों के अपने परसेप्शन है कि दोनों देशों के बीच डी फैक्टो बॉर्डर एलएसी जहां है, ये 3000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्प्यूट बॉर्डर है जो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में कश्मीर तक फैला हुआ है। The east to Kashmir in the west. जून 2020 में गालवान नाम के एरिया में दोनों कंट्री के सोल्जर्स के बीच डेडली हैंड टू हैंड फाइट के बाद एलएसी इंडिया और चाइना के बीच टेंशन का मुद्दा रहा है। In an area called Galwan in June 2020. इंडिया और चाइना के बीच हिमालय बॉर्डर दुनिया के सबसे हॉटेस्ट फ्लैश पॉइंट्स में से एक है। 1962 में 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच वॉर के बाद से एक्चुअल कंट्रोल लाइन के रूप में जाने जाने वाले डिमार्केशन के साथ एक सॉफ्ट पीस बना हुआ है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स को एक अनईजी स्टैंड ऑफ में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का सामना करना पड़ता है। चाइना में एक रिसर्च इस एरिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इससे इंडिया के साथ तनाव बढ़ सकता है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के रूप में चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। नई दिल्ली ये साबित करना चाहती है कि इंडिया के पास अपनी बढ़ती इकोनॉमिक ताकत के बराबर मिलिट्री पावर है। दोनों कंट्री में बॉर्डर इशू का प्रदर्शन डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ चल रहा है। अनक्लियर बॉर्डर्स पर फायर आर्म के यूज पर रोक लगाने के लिए लंबे समय से समझौते हैं। जब 2020 में दोनों के बीच क्लैश हुआ तो लद्दाख की गालवान घाटी में भाले और लाठियों से सोल्जर्स ने हैंड टू हैंड फाइट किया। कम से कम 20 इंडियंस और 4 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इंडिया अपनी जमीन पर खड़ा रहेगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम अच्छी तरह से जवाब देने में सक्षम हैं। हर हाल में यथोचित
पिछले हफ्ते की घटना में अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 400 सोल्जर्स की इंडियन ट्रूप से झड़प हुई थी। Pradesh. चाइना ने दोनों कंट्रीज के बीच तनाव को कम किया। 据我们了解， चाइना इंडिया बॉर्डर का एरिया नॉर्मली स्टेबल है और दोनों साइड्स ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से स्मूथ कम्युनिकेशन बनाए रखे हैं। channels. 沟通。 लेकिन इंडिया और चाइना के बीच ओवरऑल रिलेशन टेंस बने हुए हैं। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में इंडिया के पार्टिसिपेशन के बारे में बीजिंग परेशान है, Dialogue. जिसमें यूएस और अमेरिकन अलाइज जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। Australia. अब और भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जैकब हमारे साथ है। वो चाइना के एनालिस्ट हैं और शिवनादर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जैकब, इस डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से अनईजी पीस रहा है। इस लेटेस्ट क्लैश को किसने बढ़ाया है? Latest clash. आप हर किसी का अनुमान जानते होंगे और इसके कई और कारण हैं। और सबसे पहली बात कि ये विंटर है, इसीलिए ये आमतौर पर ऐसा समय नहीं है जब दोनों साइड्स कांटेक्ट में आते हैं। coming to contact. इसीलिए ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कम से कम चाइनीज साइड की ओर से इस तरह के टकराव में कुछ सोच विचार किया जा रहा है। Such a clash, at least from the Chinese side. मेरा मतलब है कि सिर्फ बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट को देखें तो शायद कई सारे कारण हैं। Reasons. From बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट से मुझे लगता है we कि हम कम या ज्यादा फ्रिक्शन पॉइंट्स पर किसी तरह की वापसी पर आ गए हैं, sort of a disengagement at the friction points that जो 2020 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद उत्पन्न हुए थे। लेकिन अभी भी कुछ बड़े मुद्दे हैं। larger issues मेरा मतलब है कि लद्दाख में ही कुछ दूसरे एरियाज हैं जो अभी भी नेगोशिएशन टेबल पर हैं, on the negotiating table. लेकिन ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, या जिसे वो चाइनीज इंफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हल करने की जरूरत है। That need to be sorted out. मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे चाइनीज नए फ्रंट्स ओपन करके इंडियन नेगोशिएटर्स पर दबाव डाल रहे हैं ताकि ये दूसरे मुद्दे अटैच ना हो, Other issues are not touched. जो कि आप जानते हैं कि कुछ समय के लिए चाइना के फेवर में चले गए हैं। Gone in favor of China for a while now. दूसरे तरह के बड़े रीजनल या इंटरनल कॉन्टेक्स्ट ये हो सकते हैं कि अमेरिकन और इंडियंस ने रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट में एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, Bilateral military exercise in the state of Uttarakhand. जो LAC के साथ एक बॉर्डर स्टेट है। इसीलिए चाइनीज ये कहते हैं कि ये उनके बाउंड्री एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करते हैं, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज ने इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज के बीच दूसरी संधियों के किसी भी स्पेसिफिक क्लॉज का उल्लंघन नहीं किया है। The treaties between the two countries, India and China. लेकिन चाइनीज कुछ समय से इंडियन और अमेरिकन के बीच बढ़ते क्लोजनेस के बारे में बहुत परेशान है। The Indians and the Americans. So this could be प्रोफेसर, आप मुझे एक पॉइंट बताइए। आपने बायलैटरल पॉइंट के बारे में और डिसएंगेजमेंट के पॉइंट के बारे में बात की, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही पिछले 2 सालों से LAC के ज्यादातर हिस्सों से रिलीज करने का ट्राई कर रहे हैं और कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहा है। क्या चाइना इन पोजीशंस को छोड़ना नहीं चाहता जिस पर इंडिया का दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है? मुझे लगता है कि ये वो मैसेज है जो चाइनीज भेज रहे हैं कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है, और इन जगहों को खाली करने का कोई सवाल ही नहीं है। hitting these places. लेकिन डिसएंगेजमेंट के स्पेसिफिक पॉइंट एरिया के लास्ट ट्रैक के बजाय स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, So area, इसीलिए उन एरिया से चाइनीज ने पीछे हटने में समय लिया है। their time to disengage from तो क्लियरली मैसेज ये लगता है seems to be that the कि LAC के साथ जो कुछ भी होता है उसकी गति चाइना तय कर रहा है। happens along the LAC. वो अंदर आते हैं और उल्लंघन करते हैं, और फिर जब समय होता है और तब वास्तव में अपराधों से पीछे हटने के लिए बातचीत भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, To actually walk back from the transgressions are a huge pain. जो इसे वास्तव में बनाती है, जो इंडिया के बहुत सारे एनर्जी और टाइम का यूज करती है। The energies and time. ट्रेडिशन से ऐसा लगता है कि आप इंडिया को उतना ही पुश करते हैं You push India as जितना आप इंडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आप ये इशारा भी करते हैं कि ये ऐसे तरीके हैं जिनसे चाइना इंडिया को ये मैसेज दे रहा है कि वो LAC में स्ट्रॉन्ग पार्ट है। stronger power on the LAC as well as आप जानते हैं कि ये वो रास्ते हैं जिनसे इंडिया को डील करना है, और अमेरिका हमारे ऊपर वास्तव में रिलाई होने के लिए इंडिया से बहुत दूर है। turn or rely on. Right. And the So LAC, all of of course, those you mean signals the, are also yeah, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों कंट्री के बीच डी फैक्टो बॉर्डर है, the de facto border. लेकिन उस बॉर्डर के बारे में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पास्ट में कहा है कि बॉर्डर की स्थिति चाइना के साथ रिलेशन की स्थिति को दिखाएगा। The relationship with China. इन लेटेस्ट इंसिडेंट के बाद अब ये रिलेशन कैसा दिखता है?
Well, it ऐसा लगता है कि इंडिया को नए वेराइटीज और नए एरियाज के लिए अलर्ट रहना होगा। to new varieties, new areas. चाइनीज ट्रांसलेशन के नए वेराइटीज, चाइनीज के नए एरियाज एलएसी पर कंसंट्रेट करेंगे। Along the LAC. हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि वेस्टर्न सेक्टर में एक्चुअल कंट्रोल लाइन बहुत ही एक्सेसिबल है, is much more accessible. जो कि लद्दाख है, और लद्दाख एरिया दोनों ही मिलिट्री के लिए बहुत ही एक्सेसिबल है। In the eastern अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न सेक्टर में इलाके बहुत ही मुश्किल है। भले ही चाइनीज साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, फिर भी दोनों साइड के लिए कई पॉइंट्स तक पहुंचना काफी मुश्किल है। sides to access several points. So इसीलिए ऐसा लग रहा था कि ये इतनी आसानी से क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रेडी नहीं थे। clashes and conflicts. But लेकिन फिर भी ईस्टर्न सेक्टर में ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जहां क्लैश हुए हैं। sector as well where clashes have occurred. ये पहली बार है जब फिजिकल इंजरीज हुई है, This time there have been actually physical injuries. और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के बारे में जो खासकर यूनिक है वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में तैनात चाइनीज सोल्जर्स का नंबर है। दिसंबर की बहुत ही ठंड रात में सब कुछ बहुत ही सुबह हुआ, Cold December night. So इसीलिए जो नंबर चाइनीज ने तैनात की वो ऐसा कुछ करने के लिए चाइनीज साइड के हायर एक्लॉन्स से फेयर डिग्री के परमिशन का प्लान बनाने का एक फेयर डिग्री का सुझाव देती है। Chinese side to do something like this. And I you think know, that's we आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन क्या आप क्लियरली ये बता सकते हैं क्या कुछ ऐसा है जिससे इंडिया पोटेंशियली ट्राई करने के लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में कर सकता है, पोटेंशियली सिचुएशन को रिसॉल्व करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि इससे ये पता चलता है कि इंडिया की ओर से एक तरफा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फेल रहा है। if anything, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये है कि चाइनीज इंडियन से उम्मीद करते हैं कि वो पीछे हटेंगे या बातचीत करेंगे या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के आगे सेट पर आएंगे, और चाइनीज बस इसका फायदा उठा रहे हैं। अब अगर कोई सोल्यूशन है तो वो जैसे को तैसा और रिस्पॉन्स है, that and like for like responses, और यहीं पर इंडिया पीछे हटता दिखाई देता है। holding back. लेकिन इंडिया कब तक पीछे रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम इसे यही खत्म करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स जैकब। पहला कमेंट है ए। इन्होंने लिखा है एज अ चाइनीज मुझे लगता है इंडिया को उसके सारे टेरिटरीज चाइना को सौंप देनी चाहिए और चाइना को रूल करने देना चाहिए, और यही चीज सारी कंट्री को ही करनी चाहिए। ये परफेक्ट होगा और सबकी भलाई भी इसी में है, और दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री होगी, वो है चाइना। अपने सिटीजन्स का तो पहले भला कर लो, दुनिया का बाद में कर लेना। सिर्फ कंट्री ही ग्रो कर रहा है, लोग तो अभी भी 1960 वाले माइंडसेट्स में जी रहे हैं। वहाँ के गवर्नमेंट आज भी खुद को राजा और दूसरों को अपना गुलाम समझते हैं। डेविल जेनिक ने कमेंट किया है 4 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए। आप लोगों ने नंबर्स घटाए हैं। सीसीपी जो कहता है DW उसी पर भरोसा करता है, लेवल ऑफ जर्नलिज्म। और अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड लैंड बोलने की जरूरत भी मत करना, यहाँ तक कि तुम्हारी गवर्नमेंट भी ये बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अक्षय माली ने कमेंट किया है चाइना के अकॉर्डिंग पूरी एशिया ही डिस्प्यूटेड है। बात तो सही कही है इन्होंने, इनके हिसाब से हर कंट्री में इनके दादा ने इनके लिए जमीन रखा हुआ है। अगला कमेंट है जेफ्री वोंग, इन्होंने लिखा है बोथ हैव न्यूक्लियर पावर। मर्सीफुल मॉफ्ट ने कमेंट किया है होल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिया, उस अत्याचारी सी जिनपिंग को अपने जमीन का एक भी इंच मत देना इंडिया, लव फ्रॉम US। वेई जैंग ने कमेंट किया है 1962 में इंडिया चाइना के बीच हुए युद्ध को याद करने की कोशिश करें। जब चाइना का कैपिटल ध्वंस होने वाला था तो एक सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश ना करें जो तुमसे भी स्ट्रांग है। स्ट्रांग बस वेपन्स के मामले में, डंडे से जो स्वागत हुआ उनका स्वाद तो अभी भी याद ही होगा। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने भी वेपन्स के मामले में बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। हम खुद से तो किसी से भिड़ने नहीं जाते और ना ही दूसरों को प्रवोक करते हैं आपकी तरह, लेकिन अगर कोई उंगली करेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। SS कुमार ने कमेंट किया है अगर अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो जर्मनी का आधा हिस्सा रशिया का है। ये एक्चुअली मैसेज है DW के लिए जो अरुणाचल प्रदेश को एक डिस्प्यूटेड एरिया के तौर में दिखाते हैं। अगर कोई उनकी कंट्री को डिस्प्यूटेड एरिया दिखाए तो उन्हें कैसा लगेगा। धीरज डोंगारे ने कमेंट किया है लद्दाख का एक आदमी हमारे पार्लियामेंट में मेंबर है, अरुणाचल प्रदेश का एक आदमी इंडियन गवर्नमेंट के लॉ एंड जस्टिस का कैबिनेट मिनिस्टर है, और तुम कहते हो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जाओ और सर्च करो इसके बारे में। सिल्वेस्टर एकॉन ने कमेंट किया है तो फिर तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से यूक्रेन भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइनीज पेड DW। जैक एवेरी ने कमेंट किया है क्या कुछ आते दिख रहा है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इंडिया का युद्ध। जब ये युद्ध होगा तो टेंशन मत लो, तुम्हें भी कुछ आता दिखेगा। वो रहेगा फ्लाइंग चप्पल बट मेड इन इंडिया, क्योंकि पता नहीं मेड इन चाइना शायद आधे रास्ते में ही रह जाए
और वहां तक पहुंचे ही ना। वेल चल गया तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वही हाल है तुम लोगों का। अगला कमेंट एक बांग्लादेशी ने किया है। इन्होंने लिखा है, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, वी विल सपोर्ट चाइना अगेंस्ट इंडिया इन एवरी मीन्स। अब बात ये है कि गलती इनकी नहीं है कि इनकी सोच ऐसी है। अब क्या कर सकते हैं बेचारे। आज जहां इन्हें सोचना चाहिए कि इंडिया ने हमारी मदद की है, वरना कौन करता है हेल्प, कोई नहीं आ रहा था सामने, इंडिया ने हमारी हेल्प की, तो आज उसके आभारी होने के बजाय ये इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। बात है जब बीज ही गंदा है तो फल तो सड़ा हुआ होगा ही। जितना भी हो, आखिर ये है तो पाकिस्तान का ही उपज। अब कौवा का बच्चा मोर थोड़ी बन जाएगा, भले ही वो कितना मोर का पंख क्यों ना लगा ले, रहेगा तो वो कौवा ही ना। अगला कमेंट है एसपी। इन्होंने कमेंट किया है, चाइना हर चीजों में क्लेम करता है कि वो उसका है, बस कोरोना वायरस को छोड़कर। बात में तो दम है। इनफैक्ट फादर ऑफ कोरोना सी जिनपिंग ने तो यहाँ तक कहा था कि कोरोना तो हमने फैलाई ही नहीं है और हम पर ब्लेम मत करो और बार बार मत पूछो हमसे कि हमने ये फैलाया है या नहीं, उल्टा हमें नोबेल प्राइज दो। आई मीन वुहान के लैब को जिसने इतने लोगों को बचाया है। जी हाँ, ये वही वुहान की बात कर रहे हैं जहाँ से कोरोना वायरस फैली थी। फिर तो पाकिस्तान को भी नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए भाई, वो क्यों पीछे रहे, उसने भी आतंकवाद खत्म करने में दुनिया की काफी मदद की है। अगला कमेंट है रॉबर्ट लेटिन। इन्होंने लिखा है, वेरी सिंपल, चाइना अपने देश में क्या चल रहा है इसको नजरअंदाज करने के लिए और छुपाने के लिए दूसरे देशों में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी ट्रबल में है, रियल स्टेट की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, वो डेब्ट में डूबे हुए हैं, जिसके कारण पूरी चाइना डरी हुई है। जूलिया रिचर्ड ने कमेंट किया है, इंडिया को अपनी टेरिटरी गिव अप कर देनी चाहिए और चाइना को दे देना चाहिए, पीस ज्यादा जरूरी है टेरिटरी से। इनके रिप्लाई में आर्चिस मैन रुद्रा ने कमेंट किया है, यही बात यूक्रेन को बोलो। फिर अगला रिप्लाई सौरभ मिश्रा ने किया है। इन्होंने लिखा है, यही बात चाइना को बोलो। आर्चर रुद्रा को रिप्लाई देते हुए जूलिया ने लिखा है, नहीं, यूक्रेनियंस जिद्दी हैं और युद्ध चाहते हैं, लेकिन इंडियंस पीसफुल लोग हैं, इतिहास गवाह है, इनकी फिलॉसफी भी बहुत अच्छी है। तालियां होनी चाहिए भाई इनके बातों के लिए। तो ये कह रही हैं क्योंकि इंडिया पीसफुल कंट्री है तो वो टेरिटरी किस काम की है, फिर जाने दो। लेकिन अगर यही तुम्हारे कंट्री में हुआ तो क्या फिर यही बोलोगे तुम, मेंटेन पीस एंड टेरिटरी को भाड़ में जाने दो। फिर यूक्रेन को क्यों नहीं कहते, यूक्रेन का तो सपोर्ट कर रहे हैं। ये मतलब सारे ज्ञान इंडिया के वक्त ही निकलना है इनका, थोड़ा ज्ञान सी जिनपिंग को भी दे दो। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।